already, well, student, already we have discussed about teaching, its meaning and definitions, and lastly we discussed about characteristics of teaching. शिक्षण क्या है, शिक्षण की परिभाषाएं और शिक्षण की विशेषताएं, ये हम कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है phases of teaching. शिक्षण की अवस्थाएं। ठीक है, स्तर अगर आएगा तो वो अलग है, मेमोरी लेवल, जो लेवल आएगा तो लेवल अलग है। These are the phases. Always think that there is a difference between the phases and stages. Phases क्या मतलब है? अवस्थाएं। जहां लेवल आएगा, स्टेजेस भी यही कर सकते। जहां लेवल आएगा तो लेवल में आपका यहाँ पर वो ये चीजें नहीं आएंगी, वहां पर मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट phases of teaching या शिक्षण की अवस्थाएं। तो जैसे अब हम क्लास में जाते हैं तो क्लास में जाने जरूरी नहीं है हम क्लास में गए और पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके लिए बहुत सारी चीजें होती है। बिफोर एंटरिंग इनटू द क्लास वी हैव टू डू ए लॉट थिंग, वी हैव टू डू ए प्लानिंग, वी हैव टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स, एंड व्हेन we enter into classroom then there is interaction process take place. During this interaction the student and teacher, they mutually solve the problem, whereas the teacher use many of the teaching methods, teaching maxims, also instructional materials like as chalkboard, chart, projector and other teaching aids. It depends upon the content and lesson plan. So teacher has to do a lot in interactive phase, and after that the third phase goes for the post teaching, reactive के बाद जो है आपका जो इंटरेक्टिव है, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज का मतलब है कि जब हमने क्लास में पढ़ा लिया तो पढ़ाने के बाद ये नहीं छुट्टी होगी। वी हैव टू डू द इवैल्यूएशन, वी हैव टू टेक द फीडबैक, कितने बच्चों ने सीखा, क्या क्या सीखा, उसका मूल्यांकन, जो हमने टीचिंग मेथड्स का यूज किया था क्या ये एप्लीकेबल थी। व्हाट वी हैव टू डू, ऑल दीज थिंग्स गोज फॉर द लास्ट थर्ड फेज। देन Teaching is a complex task. For performing this task, a systematic planning is needed. जैसा कि हम कहते हैं कि अध्यापन, शिक्षण एक सामान्य या साधारण चीज नहीं है, एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, बहुत कठिन काम है। क्यों? क्योंकि उसको जो है टीचिंग करने के लिए हमें एक सिस्टमैटिक प्लानिंग करनी होती है, एक योजनाबद्ध तरीके से उसको हमने सामने प्रस्तुत करना होता है। तो इसलिए दिस इज द सिस्टमैटिक प्लानिंग। Teaching is to be considered in terms of various steps, and the different steps constituting the process are called the phases of teaching. तो पढ़ाने के लिए जो हम करते हैं, जो है स्टेप्स, जो है उन स्टेप्स को हम जो है क्या कर देते हैं, फेजेस ऑफ टीचिंग या शिक्षण की अवस्थाएं। हिंदी में शिक्षण की अवस्थाएं। If we want to obtain a complete description of teaching activities, we must consider what the teacher does before and after his regular teaching in the class. ये मैं पहले बता चुका हूं कि पढ़ाने में क्लास में जाने से पहले और जाने वहां से वापस आने के बाद भी टीचर ने काम करना होता है। तो इस तरह से जो है उसकी जो अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाएं ये अलग अलग होती हैं। जी मैम, तो शिक्षण की अवस्थाएं, स्टेजेस और फेजेज ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण की प्रकृति पर विचार करने पर शिक्षण की अवस्था और उसकी प्रक्रिया तथा पक्षों पर स्वतः ध्यान दिया जाता है। शिक्षण की अनेक अवस्थाएं और इनका आपस में घनिष्ठ संबंध है। हम जानते हैं कि शिक्षण एक प्रक्रिया है जो शिक्षा अधिगम को साथ लेकर चलती है। टीचिंग के पहले बता दिया, टीचिंग इज ओनली फॉर मीन्स ऑफ लर्निंग, अधिगम के लिए ही शिक्षण होता है। इसलिए शिक्षण की प्रक्रिया का व्यवस्थित विश्लेषण तीन अवस्थाओं के द्वारा किया जा सकता है। There may be many of the stages of phases, but generally there are only 3 stages. केवल 3 स्टेज हैं। पहला है आपका शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, pre-active stage of teaching. दूसरा है शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था, interactive stages of teaching. और थर्ड है शिक्षण की क्रिया पश्चात अवस्था, post-active stages of teaching. तो शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था जो क्लास में जाने से पहले वह अवस्था, ठीक है,
As the name suggests, planning how to teach is done in this phase. It includes all the activities that a teacher needs to perform before and during the classroom session. Please note that this planning has to be in broader terms. It includes क्लास में जाने से पहले जो है एक टीचर को बहुत कुछ करना पड़ता है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या क्या लेना है, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आती है। और इस क्रिया को हम कहते हैं प्री एक्टिव फेज। और इसके अंतर्गत क्या क्या है? फर्स्ट इज identifying the object of a subchapter, किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले उसके उद्देश्यों का निर्धारण करना, deciding the teaching methods and strategies, शिक्षण विधि क्या होगी और शिक्षण रणनीति क्या होगी, इसके बारे में डिसाइड करना, identifying the available teaching tools, और हमारे पास पढ़ाने के लिए कौन कौन से टूल उपस्थित हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना। Moreover, the components of one of the most essential stages of teaching are, the first one is, अब इसके लिए जो है यदि हम ये करें कि प्री एक्टिव स्टेज में, तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या होगा? नाउ लिसन, selecting the teaching content, सबसे पहले हम कि क्या पढ़ाना है। जैसे मैंने आज के लिए डिसाइड किया था कि हम फेजेस ऑफ टीचिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने पहले तैयारी की है प्री एक्टिव फेज में। अभी ये हमारा इंटरेक्टिव फेज चल रहा है, तो प्री एक्टिव फेज में सबसे पहले सिलेक्टिंग द टीचिंग कंटेंट। सपोज यू आर गोइंग टू टीच मैथमेटिक्स एंड ट्रायंगल इज देयर एंड यू आर गोइंग टू टीच देम कॉन्ग्रुएंसी, तो उसके लिए आपने सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए कौन कौन से हैं, ठीक है ना, एस स्टेज, SAS और इस तरह से, या फिर जो है राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से। तो ये कंटेंट अपने आप ढूंढना। सेकंड, organizing the teaching अब उसको content, एक एक करके ऑर्गेनाइज करना। अगर मैं पहले बता दूं कि थर्ड स्टेज, फिर फर्स्ट स्टेज, फिर मिडिल स्टेज, तो हैप्जर्ड हो जाएगा। हमें उसको सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कंटेंट मटेरियल, next identifying the suitable teaching methods, और उसको पढ़ाने के लिए कौन सी अच्छी मेथड होगी। लेक्चर मेथड तो कॉमन है ही है, उसके अलावा व्याख्यान विधि कॉमन है, उसके अलावा आप कौन है, प्रोजेक्ट मेथड ले रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ले रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच ले रहे हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड ले रहे हैं, सिंग सॉन्ग मेथड ले रहे हैं, ड्रामेटाइजेशन मेथड ले रहे हैं, व्हिच मेथड आर यू टेकिंग, तो उसके लिए कौन सी मेथड रहेगी। next justifying the objectives and principles of teaching, यस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य हमने सेट किए हैं, क्या वास्तव में है उसके लिए, उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, और उस हमारे जो शिक्षण के जो सिद्धांत है उस पर वह कार्य करेंगे। नेक्स्ट है आपका, identifying and preparing the uses of appropriate evaluation और tools, उसके लिए जो उचित हमारे पास मूल्यांकन के टूल हैं, यंत्र हैं, या किनके द्वारा रिटर्न होगा, ओरल होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, और उसको भी हमने तैयार करना सारा। दिस इज ऑल फॉर द शिक्षण की पूरी क्रिया अवस्था या प्री एक्टिव फेज में। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से स्टेप है? फर्स्ट स्टेप इज डिटरमाइन द टीचिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण करना। उद्देश्यों के निर्धारण के लिए मैं पहले ही कर चुका हूं, वी हैव टू यूज द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर स्टेज। कॉग्निटिव रिलेटेड टू संज्ञानात्मक, अफेक्टिव रिलेटेड टू अवर संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक के बाद भावात्मक, और उसके बाद साइकोमोटर क्रियात्मक। इन पक्षों को ध्यान में रख करके उद्देश्यों का निर्धारण करना। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यू हैव टू कीप इन माइंड। अगला कोई भी लेक्चर होगा तो मैं लूंगा टीचिंग उसमें। तो हमेशा उद्देश्यों, किसी भी चैप्टर को कोई भी पढ़ाना है, कोई भी हमने काम करना है, सबसे पहले उसके उद्देश्य ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। हियर ऑब्जेक्टिव्स आर सेट ऑन अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। सेकंड है आपका selection of the content, कंटेंट को सिलेक्शन करना। कंटेंट मतलब विषय वस्तु का चयन करना। उसके लिए द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, लेवल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रपोज्ड करिकुलम, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेवेंट टीचिंग मेथड, डिटरमिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक। ये सिलेक्शन ऑफ कंटेंट के अंतर है। उसके बाद है सीक्वेंसिंग द प्रेजेंटेशन। आपने जो प्रेजेंट करना है उसको एक सीक्वेंस देना, क्रमबद्ध तरीके से, नॉट इन हैप्जर्ड, नॉट इन रैंडमली। वी हैव टू यूज systematic way of presentation, sequences one by one, step by step. And fourth is identification of instructional methodology, instructional methodologies play a vital role in the attainment of teaching objectives. So make sure you pick the method that justify the content. चार्ट ले रहे हैं, मॉडल ले रहे हैं, प्रोजेक्ट ले रहे हैं, कंप्यूटर ले रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, चॉक बोर्ड ले रहे हैं, कुछ नहीं, ओनली लेक्चर मेथड कर रहे हैं, घुमाने ह्यूरिस्टिक मेथड यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मेथड ले रहे हैं,
तो उनमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का आप यूज करेंगे। उसके बाद है आपका डिटरमाइनिंग द यूजेस ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज, जो शिक्षण रणनीति है उनको डिटरमाइन कर उसका निर्धारण करना। So in this way, this is the first phase. In the preactive phase, In preactive phases of teaching, the planning of teaching is carried over. This phase includes those activities which a teacher performs before the class. This phase includes planning a classroom strategies and methods to be adopted, sequencing the selected content and use of teaching aids and so on. अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रीएक्टिव फेज क्या है। प्रीएक्टिव फेज में शिक्षण की जो प्रीएक्टिव फेज पूर्व क्रिया अवस्था, तो इसमें योजना बनाई जाती है कि टीचिंग कैसे होगी, जिसके अंतर्गत वो टीचर अपने आप ये सिलेक्ट करता है कि क्लासरूम के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, और इसमें आपका प्लानिंग है क्लासरूम स्ट्रेटजीज और मेथड्स क्या लेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, टीचिंग एड्स क्या होगा, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। आई थिंक दैट इट्स क्लियर, दैट इज द प्रीएक्टिव फेज। नाउ द सेकंड वन इज इंटरैक्टिव Stages of teaching. Yes, interactive phase, yeah, interactive, and this is also called as the execution phase, interactive phase, because this phase, in this stage, what the teacher does, the teacher in the classroom and the interaction take place. यह वह क्रिया है जिसमें कि एक टीचर कक्षा के अंतर्गत होता है और उसका जो है बच्चों के साथ इंटरेक्शन, ठीक है, अंतः क्रिया, प्रेजेंटेशन, ये चल रहा होता है। तो दिस इज द सेकंड फेज। इन This phase is about executing the plans made in the first phase. The teachers offer a learning experience to the students through different teaching modes. Everything will take place in a predetermined learning environment. The main purpose of this phase of teaching is to encourage constructive interaction between the teacher and the students. So whether it is a classroom, library, or a laboratory, the teaching environment is already planned and designed by a teacher. Some example of this interactive phases are: the first is providing academic explanations, second asking questions, third seeking a response from the students, and the last one is offering guidance. in this way, if you go for the steps of the interactive phase, इसके अंदर सबसे पहले परसेप्शन, क्या परसेप्शन। The first thing that a teacher should do is assess the students present in the class. कि बच्चे कक्षा में कितने प्रेजेंट हैं, क्या हैं। Why is it necessary? It is essential to identify the students who can be interested, negligent, troublemakers, and obedient in the class. और ये जानना जरूरी है क्लास में सारे के सारे, सपोज there are the 50 students in the class, it's not necessary that all the students are interested in learning process, it's not necessary. So perception is very necessary. How many students are interested to know about it, and how many are negligent, how many are, भैंस के आगे बीन बजाना वाली बात, मतलब कि ठीक है बच्चे कल क्लास में बैठे, टीचर बोलता जा रहा है, वो सुनते गए, सुनाए नहीं सुनाई की बात है, नेग्लिजेंट। और कुछ ऐसे हैं जो क्लास में, अरे ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सर, ये आपने गलत कर दिया, मैडम ये आप ये नहीं, ट्रबल मेकर्स। एंड कितने ऐसे हैं जो ओबीडियंट हैं, because this situation you will face in future when you will be in the classroom. Many of the students are there, they are very interested, they are keen to know what the content matter is, and they are very eager to know your way of your gesture, your way of teaching, your way of presentation, your way of reflection. और कई ऐसे होंगे कि नहीं, they start criticize. कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जब आप क्लास में पढ़ा रहे होंगे तो आपको देख रहे होंगे, आपके जाते ही जो है they used to imitate, नकल करना, ठीक है, तब आप जो है आपके जाते ही जो है वो शुरू हो जाएंगे। Yes, in a triangle there are the 3 lines, thin line segments are joined with the edges. These edges are known as the angles. In this way the triangles can be divided into 3 types. जैसे जैसे आपने क्लास में प्रेजेंट किया है, ये इमिटेट कर रहे हैं। इमिटेशन जीवन का सबसे अच्छा गुण है, इमिटेशन, नकल मारना, इमिटेशन। और कुछ क्या करेंगे वहां पर, मिमिक्री शुरू कर देंगे। ये भी नकल करना ही होता है, क्या करना, मिमिक्री करना, मतलब मजाक उड़ाना।
हाँ मैडम ने यही बताया था, 3 एंगल 3 साइड होते हैं और एंगल बन जाता है, और ये मतलब इन द मैनर ऑफ द क्रिटिसाइजिंग मिमिक्री. It's not this way all the students are saying. This one we have to keep in mind while we are in the classroom. तो इसलिए यहाँ पर परसेप्शन, उसके बाद फिर डायग्नोस करना, डायग्नोस के बाद उसका रिएक्शन देना. बट यू नो दैट द ड्यूटी ऑफ टीचर इज टू प्रेजेंट द कंटेंट मैटर बिफोर द स्टूडेंट्स, how well he or she is able to present it. और जितनी अच्छी तरह से आप पढ़ाएंगे उतनी अच्छी तरह बच्चे उसको एक्सेप्ट करेंगे, उतनी तरह उनके माइंड में ऐसे बैठेगा कि बिल्कुल जैसे कि कोई जो है आपको थप्पड़ मार दे तो वो थप्पड़ आपको जिंदगी भर याद रह जाता है, जिंदगी भर. क्यों? क्यों? वो माइंड पर सीधे जो स्ट्राइक करता है. और इसी तरह से यदि आप बहुत अच्छी तरह से जो अपने कंटेंट मैटर को प्रेजेंट करते हो तो वह स्टूडेंट उसको भी जिंदगी भर याद रखता है कि हाँ मैडम ने तो ये बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट किया था, मैं तो एज इट इज उसको सुना सकता हूँ. देन देयर आर द 3 steps in interactive phase. Those are perception, diagnosis, and reaction. The second phase. The second phase includes the execution of a plan where learning experiences are provided to students through suitable modes such as classroom, laboratory, outdoors, and library. All those activities which are performed by a teacher after entering classes are combined together under the interactive phases of teaching. Generally, these activities are concerned with the presentation and delivery of the content in a classroom. The teacher provides learners verbal stimulations of various kinds, make an explanation, ask questions, listen to the students' response, and provide guidance. This phase includes activities like sizing up to the class, sizing up of the class, knowing about the previous knowledge, interest, attitude, etc. about the learners by probing questions and diagnosing section and presentation of the stimuli, feedback and reinforcement. Stimuli, feedback and reinforcement. It is the stage of for actual teaching. पूजा मैडम कहती हैं कि एक क्या होता है, एक कक्षा, एक टीचर, अध्यापक कक्षा में राजा की तरह होता है. हाँ, तो अगर जो है फीमेल टीचर तो रानी की तरह से रहेंगी. एक बार दोबारा बता दे मैडम जो है. और मैं कहता हूं कि अ टीचर इज लाइक ए जगलर. ठीक है, जिधर को चाहे डुगडुगी बजाए वैसे ही बच्चे उसमें डांस करना शुरू कर देते हैं. Yes, that depends your will power, that depends upon your knowledge, that depends upon your presentation. So interactive phase is most important because you have to, आपको यहाँ पर जो अपने कंटेंट मैटर को बच्चों के सामने देना है, कैसे देना है कि बच्चे उसको याद भी रखें और उसमें इंटरेस्ट भी लें, क्लास में इनडिसिप्लिन क्रिएट भी ना हो, और साथ में सब बच्चे बड़े ध्यान से सुने भी और उसका प्रेजेंट भी करें. और क्लास से बाहर निकलते जो ही आप क्लास से बाहर निकले तब करें, वाह आज तो मैडम ने क्या पढ़ाया, आनंद आ गया. ठीक है, मैं तो एज इट इज जैसे मैडम ने पढ़ाया था वैसे मैं सुना सकता हूँ या सुना सकती हूँ. तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर, वही आपका वो है. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टिमुलाई. उद्दीपक. हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई रहे निशाचर भाग. ठीक है, तो हनुमान की तो पूंछ में आग, लंका सारी जल गई. The same way you have to give the stimulus to students. That's why they learn. आप उनको बच्चों को रट्टा मरवा दो, खूब वो करा दो, नहीं लर्न करना चाहेंगे ना नहीं करेंगे. Then your duty is to stimulate them to learn, to excurse, to explore, to seek, to explain, and to reflect. It's the duty of the teacher. Therefore, always give this one word. This word you have to keep in mind. Reinforcement. पुनर्बलन. एक तो निगेटिव पुनर्बलन हो गया, निगेटिव रीइंफोर्समेंट, जीरो रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. जीरो मतलब कुछ नहीं, जो है जो कर दिया हो गया, जो नहीं हुआ कोई बात नहीं. निगेटिव, ये बच्चा तो बहुत नालायक है, ये जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, इसको तो कुछ नहीं आता, इसके तो दिमाग में भूसा भरा है, जितना पढ़ा लो इसको ये समझ नहीं आ सकता.
these are negative reinforcement. ये बच्चे को जो आगे जो है enhance नहीं करेंगे, ये उसके जो है लेवल को नीचे करेंगे और वो बच्चा आपकी क्रिटिसाइज शुरू करना शुरू करते हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि आपके इन बच्चों का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा और वो सीधे आप पर ही ब्लेम करेगा कि मैडम की तो आदत है ये कहने की, मैडम की तो आदतें हैं जो है। ओके, देन नेगेटिव रेनफोर्समेंट ऑलवेज अबाउट योरसेल्फ। रेनफोर्समेंट, वाह, वेल डन, द स्टूडेंट इज मार्वेलस। आज तो उसने गलत भी किया है ना कुछ, आज तो देखो इसने कितना सुधार करने की कोशिश की है और धीरे धीरे इसमें बहुत बड़ा सुधार आएगा और एक दिन ये बहुत अच्छा बच्चा बनेगा। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट बाय वर्ड्स एंड बाय प्राइज, बाय रिवॉर्ड। तो ये सारी चीजें आपके इंट्रैक्शन फेज। एंड द लास्ट फेज इज शिक्षण की क्रिया पश्चात अवस्था, दैट इज पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। And this is also known as the stage of evaluation, stage of feedback. इसलिए कहते हैं हम post active phase. कौन सा phase? Post active phase. Yes. It is the final phase of teaching. This phase occurs when the teacher is done with the classroom session and looks back to assess the entire process. हाँ, अब कहानी खत्म नहीं होगी कि क्लास में गया उसके बाद छुट्टी होगी, बस आज के तो मुक्ति मिल गई, ऐसा नहीं। अरे उसके बाद उसके बारे में उसका फीडबैक लेना, असेसमेंट करना कि जो मैंने आज पढ़ाया क्या वो रेलिवेंट था, जो मैंने मेथड यूज की वो एप्रोप्रिएट थी, और जो मैंने प्रेजेंट किया वो सही तरीके से प्रेजेंट किया, और कितने ऐसे बच्चे जिनको कि अच्छी तरह से समझ में आ गया, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया, और हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई है। दिस इज द पोस्ट एक्टिव स्टेज। तो इसके लिए Evaluation activities like quizzes, assessment, instructional situations, and observing students' reaction. ठीक, कैसे इवेल्युएट करेंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे? क्विज, क्या क्विजेस, और उसके बाद असेसमेंट, आकलन करना, इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन, कैसे कैसे बच्चे ने कहा वो है, और साथ में जो है बच्चों का क्या रिएक्शन, और उसके बाद है आपका Summing up the teaching session. The teacher will ask a few questions from the students to evaluate their knowledge achievement. और टीचर जो है क्लास में बच्चों से प्रश्न पूछ सकता है बाद में कि ये जानने के लिए कि कहाँ तक ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति हुई है। तो एक्टिविटीज ऑफ द पोस्ट एक्टिव फेज, क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती है इसमें? Measuring the dimension of behavior change. कि बच्चों के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है। You know that the main aim of teaching and learning is total behavior change, ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो वहां पर हमें कितना जो है बिहेवियर में चेंज आया है। सेकंड इज determination of testing techniques and tools. और जो हमने टेस्टिंग टेक्निक्स और टूल्स का निर्धारण किया था वो सही था या गलत था या किस तरह से था, और Changing testing strategies. यदि वो ठीक नहीं है तो सही तरीके से उसको चेंज करके दूसरे को चुनना। इन दिस वे, तो इस तरह से हम ये कह देते हैं In this phase, as the teaching task sum up, the teacher asks the questions from the learners verbally in the written form to measure the behavior of the pupils so that their achievements may be evaluated correctly. Then in this way there are the three phases: reactive phase, interactive phase and post-active phase. Interactive phase कक्षा में पढ़ाने से पहले की सारी क्रियाएं। इंटरेक्टिव फेज जब क्लास में आप टीचिंग कर रहे हैं, लैबोरेटरी वर्क है, प्रैक्टिकल है, और उसके बाद पोस्ट एक्टिव फेज आपकी जो इंटरेक्टिव फेज के खत्म होने के बाद जो क्रिया है कि आपको कितनी अचीवमेंट हुई, दैट इज पोस्ट एक्टिव फेज। देन इन कंक्लूजन वी कैन से, So this was all about the various phases of teaching. If you want to enter into the teaching profession, make sure you are well aware of all the stages of teaching. The most striking part is all phases of teaching offer a scientific basis for creating effective teaching techniques. then in the show I think that it's enough for this day, that we have studied about there are the three stages or three phases of teaching.